तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने भाई क्या पढ़ लिया था? प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, और उसके सम्स करे थे। आपको कुछ होमवर्क दिए थे, बताइए आए कि नहीं? नहीं आए तो हम करवा देते हैं। 1, 4, 5 लगभग ऐसे ही कुछ होमवर्क दिए थे मैंने। एग्जाम्पल बोलो बच्चों, आए कि नहीं? 1, 4, 5 कोई डाउट है तो बता दो, जल्दी से मैसेज करो। क्या कर रहे हो? सोच रहे हो कि किया कि नहीं किया? ये होमवर्क ही बाकी है, ऐसा भी हो सकता है ना, होमवर्क ही बाकी हो। 1, 4, 5 आपको दिए थे, 8.5 डाउट है। अच्छा, और 8.1 डाउट नहीं है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। यानी मैंने कहा 8.1 पहले करवा देता हूं। चलो पहले 8.1 हम करते हैं बच्चों। आपको समझ में तो आ गए होंगे क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। बट 8.1 मैं करवाता हूं और फिर 8.5 भी मैं करवा देता हूं। चलो देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है 8.1। 3 पार्ट रखते हैं भाई, लंबी दूरी पे जाना है बच्चों। 8.1 हम समझते हैं पहले क्वेश्चन। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 1 मीटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 नैनोफैराडे। यानी कैपेसिटेंस है 1 नैनोफैराडे, यानी 10⁻⁹ फैराड, और उसकी प्लेट का रेडियस है 1 मीटर। At t is equal to 0, it is connected for the charging in series with the resistor। अब यानी यहाँ पे रेडियस हमें बदलनी पड़ेगी, आर रखते हैं और रेजिस्टेंस रखते हैं भाई कितना दिया हुआ है 1 मेगा ओम अक्रॉस द बैटरी 2 वोल्ट। और इसका पूरा डायग्राम हमारे पास है। तो पूछा गया है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P। P कहां पे है? हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट्स आफ्टर t is equal to 10⁻³ सेकेंड, कुछ समय के बाद। और एक इक्वेशन भी दिया है चार्ज का। एट एनी टाइम चार्ज ऑन द कैपेसिटर is q of t is equal to cv into the bracket 1 minus e raised to minus t upon tau, where tau is time constant, r into c for RC series circuit। चलो ठीक, ये समझ में तो आया, हो गया भाई। कई बच्चों ने कहा कि ये डाउट नहीं है क्योंकि ये सर आपने बोला था ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। यानी इसका मतलब ये समझ में आ जाता है या तो उन बच्चों ने सॉल्यूशन किया ही नहीं, या तो उन बच्चों ने सॉल्यूशन किया ही नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी ऑनलाइन है इसलिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें, मैं अपनी पूरी करता हूं। और मैं कभी भी चेक करने बुला सकता हूं। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी, इसकी रेडियस 1 मीटर, यहाँ सेंटर को है और इसकी पेरीफेरी से आधी दूरी यानी ये टोटल 1 मीटर हो गया ना, रेडियस 1 मीटर है, ये P 0.5 मीटर हो जाएगा। OP हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर। अब इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है बच्चों? P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बच्चों। क्लियर दिख रहा है? यस और नो? क्लियर दिख रहा है? इन ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो गई थी बच्चों, अब क्लियर दिख रहा है? यस। तो बच्चों P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? तो हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं मैक्सवेल एम्पियर लॉ। अब मैंने ये कुछ नया नाम बोल दिया, मैक्सवेल एम्पियर लॉ और इक्वेशन।
एम्पियर सर्किटल लॉ को अब मैक्सवेल एम्पियर लॉ मैंने बोल दिया, क्योंकि ये हो जाता है बच्चों B डॉट dl बराबर म्यू नॉट IC प्लस ID। ठीक है। इन चैप्टर 8 कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में तो कंडक्शन करंट कितना, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में कोई वायर नहीं होता है, तो इस पी पॉइंट पे कोई कंडक्शन करंट नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से क्लोज लूप लेनी चाहिए, जिसकी रेडियस आप आर डैश मानो, और वो जो आर डैश है वो ओपी के बराबर यानी 0.5 मीटर आपको मिलेगी आधी। ये रेडियस 1 मीटर है तो ये कितनी होगी, आधी। अब यहाँ पे आप देखो, इस लूप पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो टेंजेंट ड्रॉ किया, ध्यान से देखिए, वो टेंजेंट इधर बी आया तो इधर एलिमेंट लोगे वो डीएल, और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो दोनों सेम डायरेक्शन में यानी बी डीएल cos 0। ठीक है। और इस जो लूप जो हमने ली है ये वाली आर डैश रेडियस वाली, इस लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम माने तो बी बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन डीएल म्यू नॉट इंटू आईडी। अब आपको पता है डीएल डीएल इकट्ठा करोगे तो बच्चों म्यू नॉट इंटू आईडी, पर डीएल डीएल आप इकट्ठा करो तो इसका सरकमफेरेंस आर डैश व रेडियस है तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर डैश हो जाएगा। और हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आईडी अपॉन 2 पाई आर डैश हो जाएगा। अब इसमें सारी वैल्यू रख सकते हैं। बोलो समझ में आया? हाँ के ना? ये हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पे जो करते थे, अब जो बन चुका है मैक्सवेल एम्पियर लॉ, उस पे वही करना है, कोई नया लॉजिक इसमें नहीं है। चलो, नुपुर को समझ में आ गया? बिल्कुल सही नुपुर, समझ में आया? यस और नो? बिल्कुल समझ में आया, बढ़िया समझ में आया। बाकी सबको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, राहिल को भी आया समझ में, ठीक है, बढ़िया है। चलो बढ़िया, अमन को भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। सर ये प्रोसेस तो बढ़िया है। अब आरडीएस की वैल्यू आपको 0.5 दिया हुआ है, उन्होंने कहा है सेंटर से इसकी पेरीफेरी तक जाइए और उसका आधा हाफ वे लेना है, तो आधा 0.5 होगा, टोटल रेडियस 1 मीटर। बट इसमें रह गई ये वाली टर्म डिस्प्लेसमेंट करंट, तो वो कैसे फाइंड होगी? तो वो एक तरीके से फाइंड होगी, उसके बारे में आपको जानना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए। एट पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा यानी क्यू बाई ए एप्सिलॉन 0। अब क्यों, तो आपको पता ही है, इन्होंने क्वेश्चन में दिया है क्यू ऑफ टी, और क्यू ऑफ टी एरिया में लिख रहा हूं पाई। क्यों बच्चों? इस प्लेट की जो रेडियस है वो 1 मीटर है, आपको फील आए इसलिए मैं यहाँ पे पाई इंटू 1 का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट लिखता हूँ, पाई आर स्क्वायर। एंड आंसर इज क्यू ऑफ टी अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्री हो सब लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज sigma upon epsilon naught. We all know what is the equation of sigma. Sigma is surface charge density, then charge upon area. Area of the plate is 1 meter, pi r square. Radius is 1 meter, so that area is pi r square. R is 1. Okay? चलो ठीक। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through surface of एक सरफेस है बच्चों, उस सरफेस
कहाँ पे लेना है हमें, जहां पे पॉइंट पी पे आपको फील्ड फाइंड करनी वहां पे। तो पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ रेडियस आर डैश, ध्यान से देखना है यहाँ पे, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए डैश। अब जो एरिया आप लिखोगे वो इतना जो यहाँ पे लूप बनेगा उसका लिखोगे, हाँ के ना। यहाँ पे जो एरिया लिया वो प्लेट का एरिया था, अब जो लूप है सरफेस और लूप आप लिख सकते हो, यहाँ पे लूप लिख सकते हो जो आपने एम्पियर मैक्सवेल के सर्किटल लॉ में ली है, ठीक है। उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ई की जो इक्वेशन बनी बच्चों क्यू ऑफ टी अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एरिया ऑफ दिस लूप आर डैश रेडियस की वैल्यू आधी है, 0.5 है, पाई आधे का स्क्वायर, पाई पाई गया तो क्यू ऑफ टी अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ फ्लक्स। इतनी मेहनत क्यों करी जा रही है कि बच्चों आपको समझ में सही से आए। अब फाइनली डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर ली जाए, जो आप आईडी लिखते थे एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी, सही है ना। अब एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फाई, पर फाई तो उसमें आप देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन 1/4 एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, तो हम चार्ज का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो समझ में आया बच्चों। इस इक्वेशन में 1/4 एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया और चार्ज का डिफरेंशिएशन करेंगे, और चार्ज डिपेंड्स ऑन टाइम ऐसे दिया हुआ, ठीक। अब इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं क्योंकि हमारे पास जगह कम पड़ेगी बच्चों, तो ये तो समझ में आ गया आपको। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाक से, टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, साफ कर दें, यस। अरे बच्चों इसको हटा देते, साफ कर देते, ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या चर्चा करने वाले हैं, तो जो हमारा क्यू ऑफ टी गिवन है उसकी चर्चा करने वाले हैं। क्यू ऑफ टी गिवन है सीवी इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन टाउ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये चार्जिंग हो रहा है कैपेसिटर, इसका इक्वेशन ऐसे बनाया जाता है, टाउ उसमें टाइम कांस्टेंट होता है। यह हम जेई नीट के लेक्चर में कैसे आया ये भी आपको बताया जाएगा। अभी हम बोर्ड प्लस 70-80% जेई नीट के हिसाब से चल रहे हैं, इसीलिए जब हम अलग से लेंगे लेक्चर ही पूरा प्रूव करके बताएंगे, ठीक है। पर अगर प्रूव करने के बाद भी इसको याद रखना पड़ेगा तो क्यों ना अभी ही याद रखा जाए। तो क्या इसका तरीका मैं बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा, ये सम खत्म हो जाए उसके बाद बताऊंगा, नहीं तो ऐसा लगेगा ये सम है या समसम है, हाँ समझ में नहीं आएगा। फिर इसको इसमें रख दिया जाए, पर उससे पहले सीवी की वैल्यू निकाल ली जाए। भाई सी की वैल्यू थी 1 नैनो फैराडे, अच्छा लिख ही देता हूं अंदर, इसके अंदर ही लिख देता हूं यहाँ पे, ये 1 नैनो फैराडे, ये 2 वोल्ट, तो 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 9, 1 माइनस ई रेज टू, ई की वैल्यू नहीं है आर इंटू सी। बच्चों आर की वैल्यू आपको, आर सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये 1 मेगा यानी 1 10 रेज टू 6, ये 1 नैनो 10 रेज टू माइनस 9 यानी 10 रेज टू माइनस 3 हो जाएगी, 10 रेज टू माइनस 3। दिस इज क्यू ऑफ टी, ठीक बच्चों। आगे ना ये इसमें रखिए तो आईडिया आपको दिखेगा कितना, एप्सिलॉन नॉट तो कट हो जाएगा 1/4। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 इज कांस्टेंट,
हाँ 1 का 0 माइनस e रेज टू माइनस टी अपॉन 10 रेज टू माइनस 3 का एज इट इज, e रेज टू टी जो होगा उसका एज इट इज, इनटू चेन रूल लगेगा इस टी का फिर से होगा, तो यहाँ पे इस टर्म का फिर से होगा तो कितना आएगा -1 अपॉन 10 रेज टू माइनस 3। समझ में आया बच्चों? यस और नो? यस और नो? आके ना सर ऊपर का नहीं दिख रहा, पर ऊपर अच्छा ओके ओके अब दिख रहा है, अब सही दिख रहा है, ओके यस क्लियर है पूरा, इधर तो पूरा आ रहा है भाई, यस यस यहां तो पूरा दिख रहा है, ठीक है चलो ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले, ये इनटू में ये समझ में आया ना, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन होगा। चेन रूल क्या होता है, अगर मैंने लिखा e रेज टू टी बाई 3 उसका डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना है तो एज इट इज पहले लिख दीजिए, इनटू चेन रूल में 1 बाई 3 क्योंकि t का हो जाएगा 1, इसी तरह इसका किया है मैंने, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। तो बच्चों अब ये 1/4 है यानी 1/2 इंटू 10 रेज टू, देखो पावर ये -3 रहेगी, हाँ -3 ऊपर आएगा +3 तो 10 रेज टू -6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो e रेज टू माइनस t अपॉन 10 रेज टू -3 हो जाएगा। अब बच्चों t की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 10 रेज टू -3 सेकेंड, यहाँ पे -3 सेकेंड रखोगे 0.5 इंटू 10 रेज टू -6 इंटू e रेज टू -3 10 रेज टू -3 कट हो जाएगा ना तो -1, ठीक है, और यहाँ पे 0.5 यानी आप इसको लिखो 1/2 ही रखो, तो ये हो जाएगा पर 10 रेज टू -6 ऊपर ये e नीचे अपॉन 2, दिस इज आवर आईडी, ये आईडी यहाँ पे लिखा जाएगा, u नॉट की वैल्यू 4.2 10 रेज टू -7, आईडी की वैल्यू 1 10 रेज टू -6 अपॉन 2e, अरे भाई e की वैल्यू 2.718 होती है, यहाँ पे 2 पाई r डैश था हमारा 0.5 यानी 1/2, इसको आप सॉल्व कर सकते हो और फाइनल आंसर आपको आता दिखेगा 0.74 into 10 raised to -13, ठीक है, हाँ के ना, थोड़ा जबरदस्त लगा ना, इसको 2 बार लिख लीजिए, इसको 2 बार लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, आके ना समझ में आया कि नहीं? यस यानी ये बिल्कुल तरीका है एक बढ़िया, क्वेश्चन बढ़िया, तरीका बढ़िया, सॉल्यूशन बढ़िया, यही इसका तरीका है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसी तरह से बच्चों आपको करना है इसको सॉल्व, ठीक है, चलो बढ़िया, डन हो गया। हाँ अब बात देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों अलग से निकाली, क्यों इसको डायरेक्टली नहीं लिखा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एरिया प्लेट का लेना है और इसमें एरिया लूप का लेना है, फ्लक्स में सॉल्व किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद फ्लक्स, फ्लक्स के बाद डिस्प्लेसमेंट करंट, करंट फाइंड करने के बाद मैक्सवेल एम्पियर लॉ लगा के उसमें ये B की वैल्यू आप इस तरह से फाइंड कर सकते, ठीक। अब मैंने बच्चों आपको एक बात बताई, एक बात मैंने आपको बताई थी कि मैं नीट और जेई के लिए कंसेप्ट देता हूं इस इक्वेशन का,
वो आपको समझना है। देखो यहाँ पे मैं नीट और जेई के लिए कंसेप्ट दे देता हूँ, आपको डायरेक्टली याद रखना है। और बोर्ड में भी क्वेश्चन इसका बन सकता है क्योंकि टाइम कांस्टेंट बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हम आरसी की बात करेंगे और यहाँ पे आरएल सीरीज की बात करेंगे, आरसी और आरएल सीरीज की। अगर इसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो इक्वेशन बनेगा Q ऑफ T इज इक्वल टू Q नॉट इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस e रेज टू माइनस t अपॉन टाउ। और अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो इक्वेशन बनेगा Q ऑफ T इज इक्वल टू Q नॉट इनटू e रेज टू माइनस t अपॉन टाउ। 1 निकल जाएगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग टर्म हो जाती है और ये डिक्रीजिंग हो जाएगी, इसीलिए ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो टाउ है टाइम कांस्टेंट, वो लिखा जाएगा आरसी। इसको भूलना नहीं है बच्चों। अब ये कैसे याद आएगा भाई, एमएलटी लिख लो दोनों का। इन दोनों के एमएलटी का आप जब प्रोडक्ट करके सॉल्यूशन करोगे तो आपको आंसर आता दिखेगा टाइम का एमएलटी यानी टाइम कांस्टेंट। सिमिलरली इंडक्टर में आई इंक्रीज, करंट अगर इंक्रीज हो रहा है या इंडक्टर में से करंट डिक्रीज हो रहा है तो बच्चों इक्वेशन बन जाता है I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस e रेज टू माइनस टी अपॉन टाउ, सिमिलर इक्वेशन। और अगर इंडक्टर में से करंट डिक्रीज होता है तो आई नॉट e रेज टू माइनस टी अपॉन टाउ हो जाता है, सेम इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या हो जाता है बताइए। तो बच्चों टाइम कांस्टेंट यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू हो जाता है L बाई आर। क्या हो जाता है, L बाई आर। इसमें आप L बाई आर का एमएलटी निकालोगे, आपको सेकंड का टाइम का एमएलटी दिखेगा। तो ये बोर्ड का भी एमसीक्यू हो जाता है, कुछ कैट में भी आपको गुजरात में पूछा जाता है। तो गुजरात की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसमें ये पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखना है। बोलो याद रहेगा? हाँ कि ना, यस और नो? यस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एग्जांपल नंबर 5 करते हैं बच्चों, डाउट वही है। अब बच्चों नेक्स्ट जो डाउट है आपका वो है एग्जांपल नंबर 8.5। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ 100 watt bulb at a distance 3 meter. Assume that the efficiency of the bulb is 2.5% and it is a point source। यानी बच्चों ये बल्ब मान लेते हैं और पॉइंट सोर्स है, तो उससे 3 मीटर डिस्टेंस पे वो हर तरफ पॉइंट सोर्स होगा तो हर तरफ स्फेरिकल वेव्स जनरेट करेगा। ये हम 11th चैप्टर में 10th चैप्टर में सीखेंगे। वेव फ्रंट यानी हर जगह अगर पॉइंट लाइट है तो हर साइड पे वो अपनी लाइट स्प्रेड करेगा। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये क्या माना जाएगा बच्चों, स्फेरिकल वेव फ्रंट यानी सरफेस स्फीयर मान लीजिए। अब रेडियस 3 है,
ये इसकी जो रेटिंग दी है उसमें आपको पावर दिया है 100 वाट, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो दी है 2.5%। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स या तो आप ईआरएमएस निकालिए या तो आप ई नॉट निकालिए, बात एक ही है। फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप बीआरएमएस निकालिए या आप बी नॉट निकालिए, दोनों एक ही बात है। समझ में आ रहा है? यस और नो बच्चों? यस और नो बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया? यस, ठीक। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? नहीं बच्चे, अभी मेरा लाइव क्लास चल रहा है। अच्छा ठीक है भाई, एक अपना छोटा सा स्टूडेंट है, वो बीच में आता है और कहता है थोड़ा सा नाश्ता कर लो, और नाश्ता में क्या है पता है? पास्ता। ठीक है, मना नहीं कर पाते हैं बच्चे। वो भी मेरा बच्चा है। हाँ, वो भी मेरा बच्चा है। मैं आपको भी मना नहीं करता हूँ ना, लाइव लेक्चर में एक्स्ट्रा डाउट पूछ लेता हूँ। एक ये निकिता, अभी वीडियो हमारी चल रही थी, उसमें मैंने कहा ये जी के सेशन में करवाऊंगा, बताऊंगा, पर नहीं सर, बताओ, अभी बताओ। ये लड़की सुधरेगी नहीं। मैंने चलो ठीक है, कोई नहीं बच्चों, ठीक है, आप मेरे बच्चे हो, कोई दिक्कत। चलो ठीक, आओ। स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट यानी एक इमेजिनरी सरफेस है बच्चों, दिखेगा नहीं पर मान लेते स्फीयर यहाँ पे पूरा ऐसे सभी डायरेक्शन में लाइट जाएगा, तो एक पॉइंट सोर्स मानते हैं, पॉइंट सोर्स। तो हमें पूछा है ईआरएमएस और बीआरएमएस या ई नॉट एंड बी नॉट, तो कोई रिलेशन माइंड में सेट ही नहीं होता है। एक बढ़िया आंसर देता हूं, बढ़िया लॉजिक देता। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव में, नेचर ऑफ ईएम वेव में आपको ये बात बताई थी कि भाई आई जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी वो u अपॉन एटी थी, पर u बाई टी क्या पावर होता है? समझ में आया बच्चों? हाँ कहना, u बाई टी क्या होता है बच्चों? रीजन दे देता हूं, एनर्जी अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर, पर दिस इज आउटपुट पावर एंड दिस वन इनपुट। यानी आप बाजार में से 100 वॉट का बल्ब लेके आओ बच्चों, मैं कहूं कि बच्चों ये बल्ब 100 वॉट का है, इसका मतलब इसको आपको एनर्जाइज करने के लिए, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको इसको इनपुट में 100 वॉट देना पड़ेगा। हाँ, ये आउटपुट उसकी एफिशिएंसी के अनुसार देगा। अगर आप इनपुट 100 वॉट से कम दोगे तो जो दोगे उसके हिसाब से ये आउटपुट देगा। अब आउटपुट पावर यहाँ पे जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी इस पॉइंट पे, यहाँ पे इतनी दूर 3 मीटर दूर, वो आउटपुट होगा। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन एरिया। अब इसका एरिया तो निकाल लेंगे, पर यहाँ पे हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो याद करो बच्चों, आई का इक्वेशन मैं लिख रहा हूं यू की जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आरएमएस। क्या मेरी बात समझ में आई? या हवा में गई आयरन मैन की तरह? समझ में आई? नहीं आई? क्या आई? बोलो बच्चों, बोलो, जल्दी से मैसेज करो। गेम खेल रहे हो तो वापस आ जाओ। बैकग्राउंड में गेम तो नहीं खेल रहे हो, या चैटिंग कर रहे हो, या पास्ता खा रहे हो? अरे कोई मैसेज क्यों नहीं कर रहा? आई यानी बाकी, हाँ तो मैसेज करो फटाफट, या फिर मैं आगे चलूं।
अभी सुबह के लेक्चर में है ना, एक बच्चे का वीडियो गलती से उससे ऑन हो गया, तो क्या पता है बेड पे सो रहा था, ऐसे देख तो रहा था पर ऐसे सो के देख रहा था। पर ये एंटरटेनमेंट नहीं है बच्चों। एंटरटेनमेंट होना तो सोते बैठते जगते खाते खाना बनाते भिंडी काटते हुए आप कहीं भी देख सकते हो, पर पढ़ाई के लिए आपको सीधा बैठना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि मैं तो यहां से देख नहीं रहा, पर ऊपर वाला सब देखता है ना। ऊपर वाला सब देखता है, जो आप कर रहे हो, आपकी नीयत जैसी है वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। ये बात मेरी नोट कर लेना। अच्छे से काम करो बच्चों, अच्छा ही आउटपुट लाना है। सोते जागते एक ही गोल होना चाहिए कि बस 21 में जो आप बोर्ड, जेई या नीट दे रहे हो उसमें आपका बेस्ट आउटपुट आए। हाँ, वही सोच के वही दिमाग में रख के मैं पढ़ाता हूँ और आपको उसी तरह का आउटपुट मिलने के लिए मिले या ऐसा मिलेगा वो मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? चलो बच्चों, पावर आउटपुट थीटा इनटू पावर इनपुट अपॉन एरिया, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज एफिशिएंसी? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये कोई बताने की चीज नहीं है। तो अब आपका आंसर आएगा ERMS बराबर ईटा पी इन अपॉन ईटा पी इन अपॉन एरिया इंटू सी इंटू एप्सिलॉन नॉट का रूट। क्या बच्चों सॉल्व कर पाओगे? क्या बच्चों सॉल्व कर पाओगे? हाँ, एरिया में आपको लिख के दे सकता हूँ 4πr²। जैसे यहाँ पे आपको कुछ फायदा होने वाला है, 4πε0 फायदा हुआ कुछ, एरिया को हटा देते हैं। अच्छा, r² रह गया ना, फिर तो इसको हटा ही देते हैं। 4π r की साथ में ε0 लिखता हूं और c इंटू r²। क्या फायदा हो जाएगा? 1/4πε0 यानी k की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹ ईटा की वैल्यू बेटा कितनी है? 2.5/100। ठीक है, p इन कितना है? 100। ε0 का तो सॉल्व हो गया, यानी आप इस तरह से इसको कर सकते हो 2.5/100, ये 100, अच्छा इंटू 9 इंटू 10⁹ अपॉन c 3 इंटू 10⁸ इंटू r 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻, हाँ कुछ भी नहीं, 3 का स्क्वायर और इसका रूट। क्या बच्चे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आंसर आपका इसी ओर से आता दिख रहा होगा आपको। यस और नो? यस, नो बिल्कुल क्लियर, लॉजिकल बिल्कुल क्लियर है एकदम। इसका आंसर आप सॉल्व कर सकते हो। ये 9 मर जाएगा, बाकी पावर है ये 100 कट जाएगा। ये 2.5/3 आप सॉल्व करो और आपको आंसर कितना मिल रहा है देखो तो। एग्जाम्पल का आंसर कितना मिल रहा है बच्चों? 2.9 वोल्ट पर मीटर। बस यही मेरा काम था, आपको यही समझाना मेरा काम था बच्चों, यही समझाना मेरा काम था। यहाँ पे जो मैंने समझाया इतने में वही लॉजिक है। 1 2 3 स्टेप में आपका आंसर आता दिखेगा। टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो उन्होंने भी ट्राई तो अच्छा ही किया है, गलत नहीं है, पर जो मैंने बताया है वो एकदम सिंपल है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन? समझ लेना इसको अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से। चलो ठीक, ये शॉर्टकट तरीका है, कई क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपको इस तरह से। चलो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर देख लेते हैं बच्चों। स्पेक्ट्रम।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ऐसा ही कुछ नाम है ना, देखो क्या नाम देते हैं, मैं तो इसको ईएम वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाँ यही नाम है, हाँ यही नाम है बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलो तो चलते हैं इसमें। अब देखो मैक्सवेल ने जो रिसर्च की उसके बाद जो ईएम वेव है उनको कैसे समझे जाने लगा भाई, उनको समझने के लिए दो क्वांटिटी जरूरी होने लगी। पहली थी बच्चों फ्रीक्वेंसी, दूसरी थी बच्चों वेवलेंथ, लैम्बडा, ये एफ और ये लैम्बडा, हाँ वेवलेंथ लैम्बडा, इनसे कैरेक्टराइज किया गया, यानी ये लैम्बडा से कैरेक्टराइज होता है। ये तो आपने कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लगभग 10th में। जो विजिबल की रेंज है आपको पता है 400 से 700 नैनोमीटर, यानी ये जो नैनोमीटर है, और इसी का एक ग्राफ आपको दिया हुआ है अंदर टेक्स्ट बुक में, आप देखो तो आपको एक ग्राफ दिया गया है, देखो तो बनाया गया है पूरा, स्टार्ट हो रहा है 10 इस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से दिखेगा बच्चों, दिख रहा है ना ये पूरा, ये आप 10th में लगभग पढ़ चुके हो, हाँ के ना, यस और नो, यस बिल्कुल 10th में आप पढ़ चुके हो, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। हाँ अभी जो स्पेक्ट्रम है उसकी कुछ रेंज होती है, तो यहाँ पे वेवलेंथ की रेंज आपको मैं बता देता हूँ 10⁷ से 10⁴, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक। अभी जो आप देख रहे थे इसमें नीचे से 10⁷ से ऊपर 10⁻⁴, और फ्रीक्वेंसी की रेंज आपको दी गई है बच्चों 10⁻⁴ से, यानी सॉरी 10 से 23, 10⁻⁴ से 10⁻23 हर्ट्ज। हाँ अच्छा, इसको आप -40 उल्टा होगा दोनों का, कैसे उल्टा होगा, आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, या तो ये याद रखिए या तो ये, दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है C = λF। अगर आपको ये याद है तो ये लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मीटर में होता है। F = क्या होगा, C/λ। सही है, हाँ सही है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, जो चार्ट दिया है, जो स्पेक्ट्रम दिया है, उसके हिसाब से मैंने ये लिख दिया है, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लो, पढ़ लो अच्छी तरह से। अब इस स्पेक्ट्रम में आपको थियरी अंदर से पढ़नी है, वो मैं बताने वाला नहीं हूं कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ये है, इसमें ये होता है, ये इसके लिए यूज होता है, यानी इंफ्रारेड वगैरह वगैरह, ये सारे आपको देखने, ठीक है, पढ़ लोगे, आके ना बोलो हाँ, कौन लेसिक सर्जरी में कौन यूज हो रहा है, क्रेमेटोग्राफी में कौन यूज हो रहा है, कैंसर के सेल्स को कौन मार देता है, ये सारी आपको अंदर पढ़ोगे तो जानकारी मिल जाएगी, वो मैं बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो आपको मेरे बताने के बाद भी आपको याद रखना पड़ेगा। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी आएगी भाई, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है, यस और नो मैसेज करो, यस पढ़ लोगे। अच्छा, बट इसमें एक और चीज होती है, एक और चीज आप देखोगे तो आपको समझने के लिए उसको मेरा तरीका बनाया गया है, वो देखिए, यानी मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, वो याद रखना है आपको बढ़िया से। RMIVUVXY, ये एक तरीका है बच्चों, इनकी लैम्बडा की रेंज मैं आपको याद रखवा देता हूं, लैम्बडा की रेंज, फ्रीक्वेंसी की रेंज फाइंड करनी है तो ऐसे कर दो तो आपको मिल जाएगी। लैम्बडा की रेंज मैं आपको बता देता हूं, किसकी रेंज, लैम्बडा की रेंज, हाँ के ना बच्चों, चलो ठीक।
अब आप मुझे ये बताओ, आपको इनमें से कौन से, अच्छा कैसे ये ऑर्डर याद रखना है वो भी बता देता हूँ। हाँ, ये है EM वेव, कौन सा है वो बताएं, EM वेव। और यहाँ पे रेंज ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, मीटर में, मीटर में बच्चों, मीटर में, मीटर में। चलो इसको याद रखने का तरीका देखिए, RMIV UVXY, जैसे विब्योर याद रखा हुआ है ना, विब्योर, वैसे आपको ये याद रखना है। मैं बोल रहा हूं आपको याद रखना है, आपको भी बोलना है, ट्यून बना लो, RMIV UVXY बनाओ, RMIV UVXY, RMIV UVXY बनाओ बच्चों, याद रहेगी कि नहीं, RMIV UVXY, हाँ के ना, ठीक है, यस और नो, RMIV UVXY, या फिर आप इसका कोई शॉर्टकट बना लीजिए, पर ये सिंपली याद रह जाए इसलिए मैंने नहीं बनाया, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यानी कुछ भी बना सकते हो। रमन लाल इंडिया में विजिट करने आए तो, हाँ, रमन लाल इंडिया में विजिट करने आए तो अल्ट्रावायोलेट, एक्सरे, गामा लेके गए, कुछ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी की बात, ठीक है। ये मैंने बनाया नहीं क्योंकि मैंने ट्यून बना दिए, RMIV UVXY, सिंपल, RMIV UVXY, जैसे मैंने उसमें बनाया था 1/2 1/2 1/2 1/4 2/3 2/5, इसी तरह से इसमें RMIV UV, हाँ ठीक है, इसको यू रखो तो और भी बढ़िया बन जाएगा। देखो, रमन लाल इंडिया विजिट करने आए USA से, तो उनको एक्सरे और गामा रे फेस करने पड़े, ये अभी अभी बना दिया, याद रहेगा। रमन लाल, अब यानी रमन लाल लेके सर इंडिया विजिट क्यों करने आएंगे USA से, हाँ कुछ और लो, तो कुछ और नाम ले लो, रॉय, हाँ रिचर्ड पाकर। अगर लाइफ ऑफ पाई देखिए आपने, लाइफ ऑफ पाई, उसमें जो शेर होता है राजू अच्छा सुजल कह रहा है राजू, हाँ जो भी आप याद रखो, हाँ के ना, ये सही है, रमन लाल, हाँ रमन लाल इंडिया विजिट करने आए USA से, तो यहाँ पे उनको एक्सरे और गामा रे का सामना करना पड़ा। बाकी एक म्यूजिक बना लो ना, बढ़िया, ठीक है। चलो ठीक, आगे चलते हैं। अब इनकी रेंज ऑफ लैम्बडा आपको पता होनी चाहिए, विजिबल की, जो आपको पता है 400 नैनो से 700 नैनोमीटर, 400 से 700, बोलो बच्चों सही लिखा, ये तो पता है, रट्टा भी लगाया होगा। अब ये बड़ा है वो ऊपर ले लो, और जो छोटा है वो इधर आ जाएगा, क्रॉस में बड़ा छोटा बन गया, छोटा बड़ा बन गया, नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। अब ये 1 इधर जाएगा, ये 1 भी इधर जाएगा, बोलो समझ में आया बच्चों? ट्रिक समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे 10⁻³ आएगा, फिर यहाँ पे अकेला लास्ट में रह जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁻1 आएगा, यहाँ पे अकेला 10⁻1 रह जाएगा। पक्का बच्चों? हाँ कि ना बच्चों, समझ में आया? यस, बिल्कुल समझ में आया सर, बढ़िया तरीका है। हाँ कि ना, समझ में आया ना? ठीक है, बढ़िया। RMIV UVXY, रमन लाल इंडिया विजिट करने आए USA से, तो उनको एक्सरे और गामा रे का सामना करना पड़ा, ठीक है।
समझ में आया? 400 से 700 आपको पता है, 700 ऊपर गया, 400 नीचे आया, फिर एक एक आ गए, एक नीचे आया, वही एक ऊपर गया, फिर यहाँ पे 10⁻⁻1 से चले गए 10⁻30। इसके नीचे कोई यूनिट चेंज नहीं होगा, नैनो 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 नैनो, नीचे कोई यूनिट चेंज नहीं करना है। ऊपर ऊपर ये तो नैनो रहेगा, यहां पे मिली हो जाएगा, ये मिली तो ये भी मिली रहेगा, यहां पे एम हो जाएगा। समझ में आया? नीचे कोई यूनिट चेंज नहीं होगा विजिबल के नीचे, और विजिबल के ऊपर हर जगह यूनिट चेंज होगा, पर तरीका उसका देखिए, ये नैनो है, ये नैनो है, यहाँ मिली, यहाँ मीटर, मिली मिलीमीटर फिर मीटर, बस खत्म। यहाँ पे ग्रेटर देन बढ़ती जाएगी वेवलेंथ, यहाँ पे घटती जाएगी लेस देन। समझ में आया? अरे हाँ के ना बच्चों, बस तरीका ही तो याद करना है आपको, और क्या करना है, तरीका ही तो याद करना है। हाँ अच्छा चलो बताओ, ऐसे जा रहे हो तो लैम्बडा बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी घट रही है, यानी एनर्जी यानी HF, ये केमिस्ट्री में आप देख चुके हो, H न्यू लिखते थे, तो एनर्जी भी बढ़ रही है घट रही है, घट रही है, क्योंकि E का इक्वेशन क्या होता है HF। समझ में आया? ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आपको 3 रेस के नाम दिए हैं, उनकी लैम्बडा दी है, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, या नीचे 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही है ऐसा बताना है, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है। लैम्बडा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, लैम्बडा बढ़ेगा, कैसे बढ़ रहा है देखो, नैनो नैनो नैनो, फिर मिली, फिर यहाँ पे मीटर, तो लैम्बडा बढ़ रहा है। एक और लॉजिक आपको बता देता हूं, हमारे मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक कॉल लगने का कारण सिग्नल है। सिग्नल एक ईएम वेव है जो रेडियो वेव्स बोले जाते हैं। अब वो ज्यादा दूर तक जाते हैं क्योंकि उसकी लैम्बडा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी लैम्बडा ज्यादा है वो ही दूर तक जा सकता है। अच्छा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए वो एनर्जी कम निकालता है, रेडिएशन कम करता है, इसलिए हमारे शरीर को कम नुकसान होता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। गामा, आपने हल्क देखा होगा जिसमें गामा रेस से बॉडी पे इफेक्ट होके कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि गामा बहुत ही खतरनाक पावरफुल सबसे ज्यादा एनर्जी वाले वेव होते हैं। समझ में आया बच्चों कि नहीं? आप मुझे बताइए, पूरा चार्ट समझ में आया? ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।